हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा आपको पता है हम लोग लूसेंट सीरीज़ चालू करी है और जिसमें से हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। डे 77 एंड हो चुका था। हम लोगों को शुरुआत करना है डे 78 जो कि उच्च न्यायालय से पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिटी हम लोग पेज नंबर देख लेते हैं। पेज नंबर हमारा हो जाएगा 251, 251। चलिए, तो उच्च न्यायालय से हम लोग पढ़ना है। तो भारतीय संविधान की भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक क्या है? तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट से संबंधित है। भाग 6 आर्टिकल 214 से लेके 231 तक क्या है? तो हाई कोर्ट है। क्या है? हाई कोर्ट है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक क्या है? हाई कोर्ट है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। 21 आर्टिकल में लिखा है, तो पहले वाला ही आर्टिकल में 214 में ही लिखा गया है कि संविधान ही क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक राज्य के लिए एक एक चाहिए, नहीं। 2 राज्य में भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, यूनियन टेरिटरी में मिला के ऐसा। तो ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हो, ठीक ना। ऐसा 214 में लिखा गया। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। लेकिन संसद क्या कर सकता है? तो विधि करेगा, और विधि के द्वारा क्या कर सकता है? तो 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उनके लिए किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए, या फिर किसी संघ राज्य क्षेत्र जो हो गया यूनियन टेरिटरी, उनके लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। समझ में आया ना? 2 या 2 से अधिक राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है? तो एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। आर्टिकल किस में है? 231 में ऐसा लिखा गया है। संसद विधि के द्वारा ऐसा कर सकता है। तो 2 यहाँ पे ऐसा हम कुछ बनाया है, 2 और 1 पहले का। तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक, कहने का मतलब ये है 2 या 2 से अधिक एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। 2 जाके कहाँ पे? 1 पे। तो इसे 231 याद करने के लिए बस आर्टिकल 231 क्या बोलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य या फिर कोई भी संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश जो बोल सकते हैं, उनके लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। किस आर्टिकल में ऐसा किया लिखा गया है? 231 में। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में अभी हाई कोर्ट कितने हैं? 25 है, जिनमें से 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है। जिनमें से 3 गो जो उच्च न्यायालय है ना, 3 गो, तो 28 गो राज्य है ना, तो इसीलिए कह रहा है। तो 25 गो हुआ, वैसे तो 28 गो होना चाहिए। तो जिनमें से 3 हाई कोर्ट न्यायालयों, मतलब उच्च न्यायालयों का जो अधिकार क्षेत्र है एक राज्य से अधिक है। एक राज्य से क्या है? अधिक है, 3 गो का, तभी ना जाके 25 गो में पूर गया है। आगे देखा जाए, केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये दोनों का उच्च न्यायालय, देखिए कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है, ऐसा कह रहा है। इसमें हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर में अपना हाई कोर्ट है, क्योंकि ये भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। दिल्ली में भी अपना हाई कोर्ट है, बड़ा बड़ा ये सब जनसंख्या वाला है, तो इसके लिए स्पेशल हाई कोर्ट रखा गया है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें से भी 25 गो में से एक ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश लेके चला गया, ठीक ना। तो 23 गो बचा, तो 3 गो, 3 दूनी 6 गो हो गया ना। तो 23 6 हमारा 28, 2 गो 2 2 करके ऐसे करके है, तो ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय का जो गठन है, प्रत्येक हाई कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। प्रत्येक हाई कोर्ट का गठन कैसे किया जाएगा? तो एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और अन्य न्यायाधीश रहेंगे, है ना। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रत्येक हाई कोर्ट का जो गठन है एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे, है ना। उच्च न्यायालय का कह रहा है, तो इन न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अनुच्छेद 217 में लिखा गया है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग हो सकती है। माने अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या क्या हो सकती है? तो अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे यह कहा, अनुच्छेद 217 को याद रखना है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है, ठीक है।
अब इसमें मुख्य न्यायाधीश तो एक होंगे, बाकी अन्य न्यायाधीश जितना रखना हो, 2, 4, 6 जो भी रखना हो, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं नियुक्ति? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 217 में ऐसा लिखा गया है कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। किस आर्टिकल में है? तो 217 में है, ठीक ना। तो 217 को भी याद रखना ज़रूरी है ना। इसी में ना लिखा गया है कि सभी मुख्य न्यायाधीश हो गए और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जो है मुख्य, तो हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश में मतलब जो भी उसमें हो गए, किसके सलाह पे करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे करते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए योग्यता अगर देखा जाए, जो उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं, ये भी अनुच्छेद 217 के 2 में लिखा गया है। पहले वाला में क्या लिखा गया है? 217 के पहले वाला में वही हो गया, अनुच्छेद 217 कहिए या फिर 217 का पहला कहिए। तो इसमें इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे ऐसा लिखा गया है। अनुच्छेद 217 के 2 में लिखा गया है इनके योग्यताओं के बारे में, मतलब उच्च न्यायालय के जितना भी न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता जो होगी क्या होगी, इस किस में लिखा गया है? 217 के 2 में। तो 217 को आप याद रखिएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। पहले में नियुक्ति है, दूसरे में योग्यता है ना। 217 के 2। अब योग्यता में क्या क्या योग्यता होना चाहिए? सबसे पहले कह रहा है यह भारत का नागरिक होना चाहिए। जाहिर सी बात है, विदेशी तो नहीं हो बन सकते हैं न्यायाधीश। दूसरा नंबर, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। कोई भी न्यायिक पद वाला धारण वो कर चुका हो। कितना? 10 साल तक कम से कम, इससे अधिक भी हो सकता है। अथवा किसी उच्च न्यायालय में, मतलब किसी भी हाई कोर्ट में वो क्या कर सकता है, या फिर एक से अधिक उच्च न्यायालयों में वो लगातार 10 साल तक अधिवक्ता वकील रह चुका हो, है ना। तो कम से कम 10 वर्ष तक वो न्याय के पद पर, मतलब वो न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में या फिर एक से अधिक उच्च न्यायालयों में वो क्या किया हो, तो लगातार 10 सालों तक अधिवक्ता रहा हो, है ना। तो ये उसका क्या है? तो योग्यता है। आगे देखते हैं, कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है, मतलब जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उसी राज्य में जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है। पटना का मान के चलिए बिहार में है तो पटना में होगा, जाहिर सी बात है बिहार में ही। तो जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है उसका राज्यपाल या उसके द्वारा इस नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप का अनुसार शपथ लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 219 में लिखा है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल या उसके द्वारा इस नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष, जो राज्यपाल या उसके द्वारा जो भी नियुक्त करेगा राज्यपाल, उस व्यक्ति के समक्ष वो क्या करेंगे? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होंगे तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार क्या करेंगे? तो शपथ लेंगे। तो जाहिर सी बात है शपथ लिखा गया आर्टिकल 219 में, ध्यान में रखना है। आर्टिकल 219 में शपथ लेंगे, उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। किस में लिखा है? 219 में। तो 217 से शुरुआत हुआ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में या फिर अन्य न्यायाधीश। तो इनकी योग्यता 217 में था और इनकी जो था नियुक्ति था जो राष्ट्रपति करेंगे, ये 217 में शुरुआत वाला पहला वाला। और उसके बाद 217 के 2 में लिखा गया था इनकी योग्यता के बारे में। अब 217 को छोड़िए, अब आगे बढ़िए 219, आर्टिकल 219, 218 को छोड़ना है। 219 में क्या है हम लोग को मिला? तो 219 में उनका शपथ मिला। और ये शपथ कौन दिलवाएंगे? तो उस राज्य के जो राज्यपाल होंगे या फिर उनके द्वारा जो नामित व्यक्ति होंगे राज्यपाल के द्वारा, वो व्यक्ति दिलवाएंगे। ये किस में है? तो तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार ये शपथ लेंगे। किस अनुसूची में दिया गया ऐसा? तीसरी अनुसूची में ऐसा लिखा गया होगा। और इसी के थ्रू ये आर्टिकल 219 के थ्रू ये शपथ लेते हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना। ध्यान रखना है मुख्य न्यायाधीश कहाँ के? तो राज्य के। सुप्रीम कोर्ट नहीं समझना है, ध्यान रखना है, ठीक ना। राज्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, वैसे मुख्य न्यायाधीश तो सुप्रीम कोर्ट के को ही बोला जाता है। चलिए आगे देखा जाए, अनुच्छेद 221। अब 219 को छोड़ के आगे बढ़े 221 पर पहुंचते हैं। आर्टिकल 221 जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ता से संबंधित है। देखिए इसको भी याद रखना है। हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हो गए चाहे या फिर कोई भी न्यायाधीश हो गए, तो उनका जो वेतन और भत्ता है वो आर्टिकल 221 में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? आर्टिकल 221 में लिखा गया है।
न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ता का निर्धारण जो है वो संसद करती है, जो राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। जो राज्य के संचित निधि पर क्या होते हैं? तो भारित होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये समझ में आया कि 221 में क्या लिखा हुआ है? उनके वेतन और भत्ता है न्यायाधीशों का, हाई कोर्ट वाले, ठीक ना। और वो जो कहाँ से आता है? तो राज्य के जो संचित निधि होता है वहीं से दिया जाता है, राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। जरूरी अब सुप्रीम कोर्ट का थोड़ी ना क्या बात, मतलब कि संघ, मतलब कि भारत सरकार थोड़ी ना देगा। स्टेट का राज्यपाल अथी है, न्यायाधीश है, तो स्टेट ही ना देगा। तो राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं, ऐसा लिखा गया आर्टिकल 221 में। आगे कह रहा है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ता और पद की शर्तों में उनके हित के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मैंने उनका जो हित है उनके विरुद्ध में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ता में और उनके पद की शर्तों में कोई भी क्या परिवर्तन हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। ध्यान रखना है कि न्यायाधीश के जो वेतन है वह भत्ता मिलता है उनको, जो पद है, पद की जो शर्त है उनका पद की शर्तों में, या फिर उनके हित के विरुद्ध, उनका कोई हित है उसके विरुद्ध, मतलब उनका अहित कोई अहित के लिए परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उनके हित के लिए है। क्यों? क्योंकि वो न्यायाधीश है भाई, न्यायाधीश है ना। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। आगे देखते हैं हम लोग, पेज नंबर 252 में लिख रहा है न्यायाधीशों को पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% होता है। जो न्यायाधीश होते हैं ना, न्यायाधीशों का जो पेंशन मिलेगा उनके रिटायर होने के बाद, तो उनका जो जितना भी सैलरी रहे, उनका अंतिम महीना का जो सैलरी, मान लें कि प्रमोशन होते रहता है ना, धीरे धीरे बढ़ते रहता है, तो अंतिम माह का जो उनका सैलरी रहेगा जो भी है 2.5 लाख रुपया, उनका 50% उनको मिलता है वेतन, है ना। आगे देखते हैं न्यायाधीश को करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 साल है। कितना साल है? 62 साल पे जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं अपना मतलब कि अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक ना। अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अपना पद से राष्ट्रपति को संबोधित करके कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। मतलब जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है ना, वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है कभी भी। मानिए रिटायर हो गया तो चाहेगा हम उसमें वकालत करें, भाई वो न्यायाधीश रहा है, फिर वकालत कैसे कर सकता है? वकील कैसे रह सकता है? वो नहीं ना रह सकता। इसीलिए किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है, किंतु दूसरा उच्च न्यायालय में जाके वकालत कर सकता है। अपना जिसमें रहा है वहाँ पे नहीं कर सकता है। या फिर उच्चतम न्यायालय में जाके वकालत कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके वकालत कर सकता है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। नोट में लिख रहा है केरल उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया। क्या बंद को? केरल उच्च न्यायालय ने 1997 में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया। बंद को असंवैधानिक घोषित किया। पता नहीं क्या लिख रहा है, आगे देखते हैं, छोड़िए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 217 के 1 और अनुच्छेद 218 के तहत अपदस्थ किया जा सकता है। वो अनुच्छेद 217 का 1 भी है, ध्यान रखना है। 217 का 1 में क्या कह रहा है कि, या फिर अनुच्छेद 218, इसके तहत अपदस्थ मतलब हटाना। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश को 217 के 1 के तहत हटा भी सकते हैं। तो प्रथम में नियुक्ति था जो राष्ट्रपति कर रहा था 217 में, 217 का 1 में हटाने का है, अपदस्थ कर सकता है। 217 के 2 में क्या था? शपथ था कि वेतन भत्ता था? 1 मिनट। 217 के 2 में योग्यता था, सॉरी 217 के 2 में योग्यता था और 217 में नियुक्ति था, और 217 के 1 में हम लोग अपदस्थ कर सकते हैं। 217 में क्या था? उनका अपदस्थ कर सकता है, हटा सकते हैं। और 217 के 2 में उनका योग्यता है, जो योग्यता है। और 219 में क्या था? इनका शपथ था, ठीक ना। और 221 में वेतन भत्ता था।
221 में क्या था, वेतन भत्ता था, ध्यान में रखना है। लास्ट में आता है 221 में वेतन भत्ता, और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। तो वही 217 के एक जो है अब दस्त किया जा सकता है 218 के थ्रू भी। ये दोनों आर्टिकल कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या कर सकते हैं, उस हटा सकते हैं, अब दस्त किया जा सकता है। ये किस में है, 217 218, 217 के एक हो गया, 218 हो गया। अनुच्छेद 217 के एक के अनुसार न्यायाधीश को तभी हटाया जा सकता है ना, जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, प्रत्येक अपने अपने बहुमत और उपस्थिति, मतलब बहुमत मतलब 2/3, और उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और राष्ट्रपति उस पर आदेश जारी करे। और राष्ट्रपति क्या करे उस पर, तो आदेश जारी करे, तब जाके हो सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिख रहा है अनुच्छेद 218 में क्या था, तो इसमें भी था अपदस्थ करने वाला। तो इसके थ्रू यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 224 के 4 और 5 जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अपदस्थ करने की प्रक्रिया बताते हैं। अच्छा, 124 में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में था। 124 के 4 और 5 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने की प्रक्रिया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होगा। तो वही वाला प्रक्रिया जो है 218 में ऐसा कहा गया है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर भी लागू किया जाएगा। ऐसा 218 में भी लिखा गया है कि जो 124 के 4 और 5 में जो सर्वोच्च न्यायालय को हटाया जा सकता था, अपदस्थ किया जा सकता था, वही प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू होगा। ये आर्टिकल 218 में लिखा गया है। तो इसीलिए 217 के एक हो गया और 218 क्या हो गया, हाईकोर्ट को अपदस्थ करने, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को अपदस्थ करने वाला प्रक्रिया हो गया। तो 218 में तो प्रक्रिया है, जो 124 के 4-5 में था सुप्रीम कोर्ट वाला न्यायाधीश को हटाने वाला, और 217 के एक में क्या था, तो यही जो नॉर्मल वाला जो है बहुमत के द्वारा 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश पर, है ना। आगे देखते हैं, कह रहा है राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकेगा, अथवा अतिरिक्त न्यायाधीश हो गए हैं ज़्यादा तो उनकी नियुक्ति कर सकता है। अतिरिक्त अथवा अतिरिक्त न्यायाधीश मतलब अलग से और न्यायाधीशों की वो नियुक्ति कर सकता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि भी कर सकता है और अलग से न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। तो ये सब किसके हाथों में रहेगा, राष्ट्रपति के हाथों में रहेगा। किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो 224 में लिखा गया है, आर्टिकल 224 के थ्रू। तो ध्यान रखना है, पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना रहता है, फिर हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना रहता है। अभी हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, 224। तो राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, आर्टिकल 224 में लिखा गया। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी, राष्ट्रपति जो चाहेगा ना, तो हाईकोर्ट के कोई भी छुट्टी में जो मतलब छुट्टी हो गया, उसका रिटायर हो गया है, अवकाश प्राप्त हो गया है, तो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी चाहेगा तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक ना, चाहेगा तब, छुट्टी होने के बाद भी, है ना। ये ऐसा लिखा गया 224 के ए में। तो 224 से जुटा हुआ है 224 का ए, इसीलिए दोनों एक दूसरे से रिलेट है, क्योंकि उसके बाद ही जोड़ा गया है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है, वृद्धि भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति 224 में लिखा गया, ठीक है। 224 के ए में थोड़ा सा और बढ़ा के लिख दी, छूट गया था वो लाइन, तो 224 के ए लिखा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने का अनुरोध भी कर सकता है। जो रिटायर हो गए हैं, छुट्टी पर है, उनको क्या कर सकता है, अनुरोध कर सकता है 224 के 4 के थ्रू, ठीक ना। तो पहले नियुक्ति न्यायाधीश कर न्यायाधीशों की नियुक्ति किया, फिर अनुरोध भी किया जो छुट्टी प्राप्त हो गया उनको भी, किस लिए, तो उच्च न्यायालय में कार्य करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय कैसा न्यायालय होता है, तो एक अभिलेख न्यायालय होता है उच्च न्यायालय। इसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं। इसके निर्णय जो होते हैं उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं, आधिकारिक तौर पे सही है, तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देता है। उन्हीं के आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देता है, ठीक ना। अभिलेख मतलब लिखा हुआ है, लिखा हुआ न्यायालय पे चलता है। जो लिखा रहेगा, जिस मतलब जो भी कानून दंड प्रक्रिया, उसी पे वो चलेगा। खुद
तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। अनुच्छेद 215 में ऐसा लिखा गया है। तो ध्यान में रखना है 215 आर्टिकल 215 में क्या लिखा गया है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है और इसी के निर्णय आधिकारिक माने जाते थे, तो उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देता है। उन्हीं के आधार पर क्या देता है, न्यायालय अपना निर्णय देता है। किस आधार पर, तो जो अभिलेख में लिखा गया है नियम कानून प्रक्रिया, उसी के आधार पर। तो ये किस में लिखा गया है, आर्टिकल 215 में लिखा गया है हाईकोर्ट के बारे में, है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय पर कर सकता है। तो आर्टिकल 222 में ऐसा लिखा गया है। आर्टिकल 222 में क्या लिखा गया है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके भारत के मुख्य न्यायाधीश एक ही हुए, वो सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पे भारत का मुख्य न्यायाधीश कर रहा है, किसी भी राज्य का नहीं कर रहा है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति, और उच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, ठीक ना। ये आर्टिकल 222 में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उच्च न्यायालय अधिकारिता तथा स्थान देखा जाए तो उच्च न्यायालय हम लोग देख लें, नीचे 25 गो देखे थे, और दिल्ली और जम्मू कश्मीर में क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, फिर भी उसमें एक एक क्या है, तो हाई कोर्ट रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है, स्पेशल, है ना। बाकी में हम लोग देखेंगे तो किसी राज्य को दो करके ऐसे करके रखा गया है। चलिए देखते हैं, 25 को देखते हैं हाई कोर्ट जो है हमारे देश में। सबसे पहले आता है हाई कोर्ट कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। आपको पता होगा तीनों एक ही साथ स्थापना इसका हुआ था सबसे पहले 1862 में। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास बड़े बड़े जगहों पे। पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो आपको देखते हैं, वो उसका जो है जितना भी राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता वाला कौन संभालता है, तो कलकत्ता है, और इसका मूल स्थान कलकत्ता में ही है, ठीक ना। इसका खंडपीठ देखा जाए तो पोर्ट ब्लेयर और जलापाईगुड़ी भी है। खंडपीठ मतलब इसके छोटे छोटे खंडपीठ जो है पोर्ट ब्लेयर में भी है और जलापाईगुड़ी में है कलकत्ता का, ठीक ना। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में तो होगा ही होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी यही देखता है कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक ना। कलकत्ता हाई कोर्ट और बम्बई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, ये तीनों 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखा जाए बम्बई जो है 1862 में महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव। महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नगर हवेली, दमन एवं दीव, ये बम्बई संभाल लेता है। देखिए तो महाराष्ट्र को ध्यान रखिए, उसके बगल में गोवा को भी बम्बई ही देखता है, छोटा सा है गोवा, है ना, इसके लिए स्पेशल तो रखा नहीं जाएगा हाई कोर्ट। तो गोवा को भी बम्बई ही देखता है। दादर नगर हवेली जो है वो भी बगल में ही है, वो भी बम्बई ही देखता है। दमन दीव भी वहीं पे है, तो बम्बई ही देख लेता है। तो महाराष्ट्र हो गया, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये सब कौन देखता है, मुंबई देखता है। इसका मूल स्थान मुंबई में ही है। और खंडपीठ देखा जाए तो नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में इसका क्या है, खंडपीठ है। मद्रास में देखा जाए तो नीचे हम चलते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी। तमिलनाडु और पुडुचेरी को कौन देखता है, तो मद्रास हाई कोर्ट देखता है। अधिकारित मतलब अधिकार है तमिलनाडु और पुडुचेरी, तो मद्रास है ना, ये भी 1862 में ही। और मूल स्थान देखा जाए तो ये चेन्नई में है, चेन्नई में है मूल स्थान। मद्रास कहते हैं लेकिन इसका मूल स्थान चेन्नई में है, बाकियों का तो सेम था। मदुरई इसका एक और खंडपीठ है, मदुरई में इसका क्या है, एक और खंडपीठ देखने को मिलता है मद्रास के। मद्रास जो है इसका नाम है वैसे, लेकिन ये मूल स्थान इसका कहाँ पे है, चेन्नई में है हाई कोर्ट। और खंडपीठ एक और है, वो भी मदुरई में है। खंडपीठ कहाँ पे है, तो मदुरई में इसका खंडपीठ एक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये जितना भी हाई कोर्ट है इनकी स्थापना 1862 में किया गया था। उसके बाद देखिएगा तो इलाहाबाद की स्थापना 1866 में किया गया, 4 साल के बाद, है ना। इलाहाबाद वही प्रयागराज, तो जाहिर सी बात है प्रयागराज कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश। तो राज्य क्षेत्र अधिकारिता किस पे रहेगा, उत्तर प्रदेश का रहेगा। तो इसका जो है प्रयागराज में इसका हाई कोर्ट है, 1866 में इसका स्थापना किया गया, ध्यान रखना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर प्रयागराज हाई कोर्ट अभी जो हो गया है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, तो उस टाइम इलाहाबाद था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है स्थापना वर्ष था 1866 था, क्या था, 1866 था इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना वर्ष। और मूल स्थान वही प्रयागराज हवेली जो लिख गया है, मूल स्थान प्रयागराज है जो कि। और इसका एक और खंडपीठ देखने को मिलेगा आपको लखनऊ में। इसका एक और खंडपीठ कहाँ देखने को मिलेगा, तो लखनऊ में देखने को मिलेगा, लेकिन मूल स्थान प्रयागराज में। बड़े बड़े देशों में मूल स्थान रहता है, उसके बाद खंडपीठ छोटा बदल के दूसरा जगह पे किया जाता है। खंडपीठ मतलब उसका ब्रांच हो गया।
तो ध्यान रखना है इलाहाबाद 1866 में इसका स्थापना किया गया था हाईकोर्ट का। उत्तर प्रदेश में है ये है और प्रयागराज में है, लखनऊ में भी इसका खंडपीठ है। आगे देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक जो है हाईकोर्ट की स्थापना 1884 में किया गया था। 1884 में किया गया था कर्नाटक हाईकोर्ट की स्थापना, और 1884 में कर्नाटक में इसका है राज्य क्षेत्र अधिकारिता। और जाहिर सी बात है कर्नाटक में सबसे मतलब फेमस बेंगलुरु है। बेंगलुरु पे ही इसका क्या होगा, यहाँ पे इसका मूल स्थान होगा कर्नाटक का। तो इसका जो है हाईकोर्ट का मूल स्थान जो है वो बेंगलुरु है। ठीक है, ध्यान रखना है, कोई भी खंडपीठ इसका नहीं है। पटना में देखा जाए तो पटना 1916 में आपको याद ही होगा, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में की गई थी। बिहार में है ये तो याद करने वाला चीज़ ना है। और पटना में है हाईकोर्ट। चलिए याद रखना है, इसमें एक और बात क्या है याद रखना है, तो 1916 में इसकी स्थापना वर्ष याद रखना है खाली। कर्नाटक वाला कब देखे थे हम लोग, 1884 देखे थे। और इलाहाबाद वाला कब देखे थे, 1866 देखे थे। बाकी 3 को हम लोग 1862 देख लिए थे, बम्बई का, कलकत्ता और मद्रास वाला, है ना। तो आपको पटना वाला ये स्थापना वर्ष याद रखना चाहिए 1916। ठीक है। उड़ीसा हाईकोर्ट देखा जाए 1948, और गुवाहाटी दोनों को एक साथ याद रखते हैं 1948 में। उड़ीसा और गुवाहाटी जो है, उड़ीसा और गुवाहाटी, तो उड़ीसा 1948 और गुवाहाटी भी 1948। तो उड़ीसा का उड़ीसा में ही है। ठीक, इसका जो है मूल स्थान कटक में है। कहाँ पे है, कटक फेमस है। तो उड़ीसा का मूल स्थान कटक में है, बाकी इसका खंडपीठ नहीं है। गुवाहाटी, लेकिन गुवाहाटी में आप लोग देखेंगे तो ये भी 1948 में ही क्या हुआ था, आज़ादी के 1 साल बाद उड़ीसा और गुवाहाटी, ऐसे हम लोग याद करेंगे तो अच्छा से याद रहेगा। आज़ादी के जस्ट 1 साल के बाद उड़ीसा और गुवाहाटी की स्थापना, हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, ऐसे याद रहिए। पूछ सकता है कि कौन से हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था, इनमें से 1 2 3 ऐसे करके डाल देगा, बोलेगा कि आज़ादी के बाद, तो हमारा हो जाएगा उड़ीसा और गुवाहाटी, क्योंकि ये 1948 में जस्ट हुआ था, 1947 के आज़ादी के बाद, है ना। तो उड़ीसा और गुवाहाटी 1948 याद रखना है, उड़ीसा और गुवाहाटी को। उड़ीसा तो हम लोग देख लिए जो कटक में था इसका मूल स्थान हाईकोर्ट का। गुवाहाटी में देखा जाए तो ये 4 मतलब कि क्या बोलते हैं इसका, एथी है, क्या है, अधिकारिता क्षेत्र है, स्थान है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम हो गया बीच में हमारा, ठीक ना। कैसे बनाया जाए इसको, तो वही बात है, ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ पे असम है, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना है। नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है ये वाला, और बीच वाला असम हो गया। तो ये हमारा जो है पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र में से 4 को जो है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर है नहीं है, ध्यान में रखना है। और इस जगह इसका क्या है, तो इसका अधिकारिता क्षेत्र है, क्षेत्रीय अधिकारिता जो भी है, गुवाहाटी वाला, है ना। और इसका मूल स्थान गुवाहाटी में ही है बशर्ते, और इसका खंडपीठ कोहिमा में है, आइजोल में है, ईटानगर में है। ईटानगर में है अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए आइजोल में है। हमारा जो है मिजोरम का जो हो गया आइजोल राजधानी वहाँ पे है, ईटानगर में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में एक है कोहिमा, हमारा नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो गया, वहाँ पे है सभी। मतलब तो असम की तो गुवाहाटी है, बशर्ते और भी 3 गो राज्य है, उसके लिए उसके राजधानी क्षेत्र में क्या किया गया है, तो खंडपीठ खोल दिया गया, ब्रांच खोल दिया गया। लेकिन मूल स्थान कौन सा है, तो गुवाहाटी ही है, क्योंकि इसका नाम ही है गुवाहाटी हाईकोर्ट 1948 में, और उड़ीसा हाईकोर्ट 1948 में, दोनों को खोला गया था। ध्यान में रखना है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 4 तरह से। इसमें क्या मणिपुर आता है, नहीं आता है, ध्यान में रखना है, मणिपुर नहीं आता है, वहीं से फंसाएगा। चलिए आगे देखते हैं राजस्थान। 1950 में क्या हुआ था, 2 साल के बाद राजस्थान हाईकोर्ट का भी स्थापना किया गया था। आज़ादी के 3 साल के बाद कह सकते हैं, है ना। 2 साल के बाद तो उड़ीसा और गुवाहाटी का किया गया था। तीसरा साल मतलब फिर से 2 साल, मतलब कि 3 साल के बाद टोटल आज़ादी के 1 साल के बाद 1948, सॉरी 1950 में राजस्थान और जोधपुर में इसका जो है मूल स्थान है। जयपुर इसका खंडपीठ है, जयपुर भी इसका खंडपीठ है। जयपुर, जोधपुर दोनों को याद रखना है। जो वैसे तो फेमस जयपुर है, लेकिन जोधपुर भी फेमस है। तो जोधपुर में इसका जो है मूल स्थान है, और जयपुर में इसका खंडपीठ है। राजस्थान के हाईकोर्ट का मूल स्थान ऑप्शन में देगा जोधपुर, जयपुर, तो आपको जोधपुर लगाना है। राजस्थान हाईकोर्ट का मूल स्थान जोधपुर है, खंडपीठ जयपुर है, खंडपीठ जयपुर है। और राजस्थान हाईकोर्ट का स्थापना 1950 में किया गया था, 1950 में किया गया। राजस्थान
के बाद देश में 1956 और केरल को भी साथ में लेके चलते हैं, मध्य प्रदेश और केरल, इन दोनों की जो स्थापना वर्ष सेम है, 1956 ही है। ठीक ना। तो मध्य प्रदेश का आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, और जबलपुर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है मूल स्थान हो जाएगा जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मूल स्थान क्या है, तो जबलपुर है। और इसके 2 खंडपीठ हैं, ग्वालियर इंदौर, ग्वालियर भी है इंदौर भी है, दोनों फेमस जगह है। तो इसका खंडपीठ रखा गया है इसीलिए, लेकिन इसका जो मूल स्थान है वो जबलपुर है। जबलपुर को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, ग्वालियर इंदौर दोनों क्या है, खंडपीठ है। ऐसे तो इंदौर नहीं मानना है, जबलपुर मानना है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के क्या है, तो मूल स्थान जबलपुर है। क्या है, जबलपुर है। केरल के क्या हो जाएगा, तो केरल और लक्षद्वीप इसका जो है क्षेत्रीय अधिकारी है केंद्र, और केरल पे और लक्षद्वीप को भी साथ में खींच लिया है, बगल में है तो। और देखिए जो इसका मूल स्थान है वो एर्नाकुलम है। कहाँ पे है, एर्नाकुलम में। ध्यान रखना है, केरल हाईकोर्ट का जो मूल स्थान है वो कहाँ पे है, एर्नाकुलम में है, एर्नाकुलम में है। और मध्य प्रदेश केरल को दोनों साथ में पढ़ेंगे 1956 में, राजस्थान 1950 में, गुवाहाटी और उड़ीसा 1948 में, पटना 1916, कर्नाटक 1884, इलाहाबाद 1866, बाकी 3 गो 1862। आगे बढ़ते हैं, केरल के बाद आता है जम्मू कश्मीर और आता है लद्दाख। ये दोनों तो केंद्र शासित प्रदेश हुए। देखिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख 1957, 1857 के 100 साल के बाद हम लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 1957 में इसका क्या किया गया था, तो स्थापना किया गया था। और इसकी जो है मूल स्थान है हाई कोर्ट का वो है श्रीनगर है। कहाँ पे है, श्रीनगर में है। और एक खंडपीठ जम्मू में भी इसका खोल दिया गया है। कहाँ पे खोल दिया गया है दोस्तों, जम्मू में भी खोल दिया गया है। ध्यान रखना है, खंडपीठ जम्मू में भी है, श्रीनगर में है इसका मूल स्थान। और ऐसे देखा जाए तो 1857 से 100 साल बाद 1957 में क्या हुआ था, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं गुजरात। देखिए गुजरात धीरे धीरे बढ़ते हैं तो 1960 में हमारा स्थापना होता है गुजरात का। और आपको जाहिर सी बात है अहमदाबाद इसका जो है इसका मूल स्थान है हाई कोर्ट का। तो आपको 1960 याद रखना है गुजरात का, और अहमदाबाद इसका मूल स्थान है जहाँ पे ये है। गुजरात हाई कोर्ट कहाँ पे है, अहमदाबाद में। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। 6 साल पे आते हैं तो 2 देखने को मिलता है, 2 नहीं 3। एक तो दिल्ली हो गया हमारा जो केंद्र शासित हम लोग देखे थे, उसके बाद पंजाब और हरियाणा। दिल्ली पंजाब हरियाणा को 1966 में स्थापना वर्ष था। तो जाहिर सी बात है दिल्ली का दिल्ली ही होगा, पंजाब हरियाणा और एक चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को भी लेके चलते हैं हम लोग साथ में। तो पंजाब का चंडीगढ़ वही हो गया, और हरियाणा इसका जो है चंडीगढ़ ही रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, चंडीगढ़। अगर पूछे हरियाणा का हाईकोर्ट कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ में है। जाहिर सी बात है पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ तीनों का कहाँ पे है, चंडीगढ़ में इसका मूल स्थान है। यहाँ पे कोई खंडपीठ नहीं है। पंजाब हरियाणा दिल्ली का 1966 में स्थापना किया गया था हाईकोर्ट का, याद रखना है आपको। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं 1971 में आता है हिमाचल प्रदेश। 1971 में हाईकोर्ट का स्थापना किया गया हिमाचल प्रदेश का, और इसका आपको पता ही होगा शिमला में है। शिमला में इसका क्या है, मूल स्थान है। और 1971 में हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का 1971 में, और इसका मूल स्थान कहाँ पर रखा गया था, तो शिमला में रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था दोस्तों, तो जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश का शिमला ही रखा जाएगा, है ना। शिमला फेमस है ना। सिक्किम में देखा जाए 1975, तो आपको याद होगा 1975 हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था सिक्किम 1975। और इसकी जो है राजधानी गंगटोक, वहीं पे इसकी क्या किया गया है, तो हाई कोर्ट खोला गया है। जाहिर से जितना भी ज़्यादातर मात्रा में देखने को मिलता है वो हमारा कैपिटल में ही देखने को मिलता है ना। तो सिक्किम का गंगटोक देखे थे 1975 स्थापना वर्ष याद रखना है। उसके बाद जब आएंगे हम लोग तो 3 को देखेंगे, 2000 2000 2000। कौन कौन सा, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड। 36 टुकड़ा कर देंगे, खंडे खंड कर देंगे, टुकड़ा कर देंगे, 36 खंड खंड कर देंगे। 2000 रुपया दीजिए, हम 36 क्या कर देंगे, तो खंड खंड कर देंगे किसी को भी। ऐसा एक
कौन बोल रहा है, तो हत्यारा बोल रहा है कि आप हमको 2000 दीजिए, हम 36 तरह से खंडे खंडे काट देंगे उसको। तो ऐसा इसमें याद करने का ट्रिक है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। तो 2000 इसका छत्तीसगढ़ का स्थापना वर्ष हो गया, और उत्तराखंड का और झारखंड का, दोनों में खंड खंड लगा है, तो 2000 स्थापना वर्ष हुआ, ठीक है। और बाकी छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ मूल स्थान तो सब तो सेम सेम है, ये है, लेकिन हम लोग को इसका याद करना है मूल स्थान। तो छत्तीसगढ़ का हम लोग बिलासपुर याद रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का मूल स्थान बिलासपुर है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का स्थान बिलासपुर है, और उत्तराखंड हाईकोर्ट का स्थापना तो हुआ था 2000 में। इसका जो है मूल स्थान नैनीताल है। उत्तराखंड का नैनीताल तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तालों में ताल, नैनीताल। उत्तराखंड के जो है मूल स्थान हाईकोर्ट का कहाँ पे है? नैनीताल में है। छत्तीसगढ़ का कहाँ देखे थे? तो बिलासपुर देखे थे। कहाँ पे देखे थे? छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। ये थोड़ा ऑकवर्ड है, याद रखना ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट का स्थापना जो है वो 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ खंडे खंड वाला जितना भी है 2000 वाला है, और इसका जो है बिलासपुर, इसका क्या है तो मूल स्थान है। उत्तराखंड का हम लोग देख लिए थे नैनीताल। हिमाचल प्रदेश का शिमला तो देखे थे। चलिए उत्तराखंड का हम लोग नैनीताल में ध्यान रखते हैं, नैनीताल में है ना। झारखंड का तो रांची सबको याद ही होगा। उत्तराखंड का नैनीताल भी याद रखना है, और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को 2013 में फिर 3 तरह से 2013 में 3 गो हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। आपको पता है मणिपुर छूटा हुआ था उस समय, है ना। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को फिर एक साथ खींच लाया गया। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों का छूटा हुआ था। तो 2013 में, हाल ही फिलहाल में 2013 में इसकी स्थापना किया गया। तो मेघालय का कहाँ होगा? शिलांग उसकी राजधानी, तो शिलांग में। मणिपुर इम्फाल, तो इम्फाल में इसकी सब। और त्रिपुरा का अगरतला, तो अगरतला, जाहिर सी बात है। तीनों तो याद रहेगा आपको, क्योंकि उसकी राजधानी में इसके क्या है तो मूल स्थान है। तेलंगाना को याद रखिएगा, लेटेस्ट में 2 गो था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2019 में। वो भी 1 जनवरी को ही, शुरुआत में ही 2019 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्या किया गया, दोनों एक ही पास में थे, तो दोनों को एक साथ स्थापना किया गया 2019 में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। तेलंगाना का तो हैदराबाद हो जाएगा, आपको याद होगा, और आंध्र प्रदेश का अमरावती भी इसकी राजधानी है ना। तो राजधानी में इसकी मूल स्थान है। तेलंगाना का हैदराबाद याद रखना है। आगे देखिए स्टार लगा है हैदराबाद में, कह रहा है कि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य थे ना, तब उनका हाईकोर्ट हैदराबाद ही था, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। अच्छा, वैसे तो देखा जाए पूछेगा कि हैदराबाद जो हाईकोर्ट था इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। लेकिन जब हैदराबाद को तोड़ के 2 कर दिया गया, मतलब कि वही आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, सॉरी तेलंगाना वही जो एक ही में था, तो हैदराबाद हुआ करता था, जो कि 1954 में था। जब टूटा तेलंगाना आधा हो गया, आंध्र प्रदेश से टूट के अलग हो गया, तो लेटेस्ट में 2 गो क्या किया गया, हाईकोर्ट की स्थापना किया जाएगा दोनों को अलग अलग चलाने के लिए। तो 1 जनवरी 2019 को किया गया ऐसा, हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। और जो है तेलंगाना का जो है हैदराबाद में ही रख दिया गया, और आंध्र प्रदेश का दोबारा अमरावती बनाया गया। आंध्र प्रदेश का कहाँ बनाया गया, तो अमरावती बनाया गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया ना। 1954 में हैदराबाद की स्थापना किया गया था, हाईकोर्ट की स्थापना, हैदराबाद नहीं, हैदराबाद हाईकोर्ट की स्थापना, ऐसे याद रखिए। बशर्ते 2019 में क्या हुआ, दोनों टूट गए, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का अलग अलग किया गया 2019 में हाईकोर्ट की स्थापना, जिसमें तेलंगाना का हैदराबाद ही रहने दिया गया, और आंध्र प्रदेश का क्या कर दिया गया, तो अमरावती बनाया गया, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार क्या क्या है, ठीक ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। आगे देखा जाए तो सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देखते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों जैसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, अनुच्छेद 226 के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा के लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो 226 तो याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या है, रीट है 226 में, किसका, हाई कोर्ट का। इसमें क्या है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के था वैसे इसमें भी है, परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, निषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है ना। तो हम लोग पीछे बढ़िया से पढ़े हुए हैं। आगे देखा जाए इसका भी अपीलीय क्षेत्राधिकार है, जैसे सेम हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पढ़ते आए हैं वैसे इसमें भी है।
अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिएगा, फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो, फौजदारी मामला हो और सत्र न्यायाधीश ने क्या दे दिया हो, मृत्युदंड दिया हो, तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। दूसरा नंबर, मतलब सत्र न्यायाधीश मतलब नीचे वाला जो न्यायाधीश होते हैं, उन्होंने मृत्युदंड दे दिया हो, अगर वो चाह रहा है कि उच्च न्यायालय में अपना विरुद्ध, उसके विरुद्ध क्या किया, अपील करे तो कर सकता है। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख या उससे अधिक संपत्ति से संबंध हो, 5 लाख से या फिर उससे अधिक वाला, ठीक ना, क्या हो सकता है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन या फिर उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षता आदि मामलों में भी अपील सुनता है। ये सब में भी उच्च न्यायालय अपील सुनता है। उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण देखा जाए, जो मुकदमा का हस्तांतरण किया जाता है तो कैसे किया जाएगा। तो यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लग रहा है कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय है, नीचे वाला सिविल कोर्ट बोल सकते हैं, उसमें विचाराधीन है, अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, तो वह विधि के किसी सारक गर्भित प्रश्न से संबंध है अगर, तो वह उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर सकता है और या उसका निपटारा स्वयं ही कर देता है उच्च न्यायालय, मतलब अपने से नीचे वाला को, या विधि से संबंध प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भी भेज देता है वो कि दोबारा उसको निर्णय लीजिए। तो चौथा नंबर में आता है प्रशासकीय अधिकार। तो ये सब समझ में आया ना, उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण बोला जाता है। प्रशासकीय अधिकार क्या, अपीलीय अधिकार, प्रारंभिक अधिकार है ना। तो ये जो परमादेश है, निषेध, जब रीट जो है 5 गो, किस में आता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, पहला सबसे पहले वही है ना। चौथा नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रशासकीय अधिकार। प्रशासन में क्या अधिकार है इसका देखिएगा, तो उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ, मतलब नीचे वाले जो न्यायालय होते हैं उनमें नियुक्ति, ये सब प्रशासन, पद अवनति जो होता है, पद को लेकर पदोन्नति, पद को उन्नति करना तथा छुट्टियों के संबंध में जो नियम बनाना का अधिकार है, ये सब हाईकोर्ट का रहता है, ठीक है ना, नीचे वाला के। तो ये सब उसका प्रशासन का काम है, प्रशासकीय अधिकार जिसको बोला जाता है। नोट में देखिए क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। जो उच्च न्यायालय है वो राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, ठीक ना, क्योंकि इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए अपील का सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को नहीं कहेंगे। कौन किसको कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे। राज्य सूची से संबंध जितना भी विषय है उसमें भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। राज्य सूची से संबंधित विषय जो भी होगा तो हाईकोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध में कहाँ पे होगा अपील, उच्चतम न्यायालय में होगा, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि राज्य में होता है राज्य को ही दे दिया जाए, नहीं, राज्य में कोई दिक्कत हो रहा है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं ना, अपील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक अदालत में देखिए क्या कह रहा है। लोक अदालत जो है कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। क्या है, वैधानिक मंच है लोक अदालत। ये लोक अदालत जो है कानूनी विवाद के मैत्रीपूर्ण समझौता करता है। मैत्रीपूर्ण समझौता के लिए एक वैधानिक मंच है। कैसा मंच है, तो एक वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जो कि संशोधन 2002 के द्वारा किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत संशोधन 2002 के द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में, जो लोगों का उपयोगी सेवा है उनके विवाद जो हो रहे हैं उनमें, उनके जो संबंध में मुकदमेबाजी, पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालत की स्थापना के लिए प्रावधान करता है, ठीक ना। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, फौजदारी वाला में समझौता हो नहीं सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। जो भी मैत्रीपूर्ण समझौता हो गया, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालत, ये सब तो किस में जाता है, लोक अदालत में जाता है। किस में जाता है, लोक अदालत में जाता है। ध्यान रखना है, लोक अदालत। ये इसका जो है 1987 संशोधन 2002 करके इसको गठन किया गया था मैत्रीपूर्ण समझौता कराने के लिए।
मारकाट वाला में तो होगा नहीं मैत्रीपूर्ण समझौता। जो है झगड़ा झंझट, शादीशुदा, तलाक, ये सब जो है आगे देखा जाए तो कानूनी विवाद को लोक अदालतें मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती है। कानूनी अगर विवाद है तो लोक अदालत मुकदमा दायर करने से पहले भी क्या कर सकता है, तो यहाँ अपना स्वीकार कर सकता है क्योंकि उसको तो सुलह कराना है ना, प्यार मोहब्बत से। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। जो लोक अदालत हैं वैसे ही जैसे दीवानी न्यायालय होता है दोनों पक्षों पर लागू होगा, वैसे लोक अदालत का निर्णय भी दोनों पक्षों पर लागू होगा। जाहिर सी बात है, यह निर्णय अंतिम होता है, जो भी निर्णय देगा वो अंतिम होगा। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध में, जो अगर लोक अदालत जो निर्णय दे दिया, लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध में अपील नहीं की जा सकती है। आपने अच्छा निर्णय नहीं दिया, ऐसा नहीं कह सकते हैं। देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई है। सभी जिलों में, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट में कह रहा है। बिहार में 500 कितना है, 512 शायद डिस्ट्रिक्ट है क्या। तो देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई है। लोक अदालत 5 लाख तक के दावे पर विचार कर सकती है। इससे ऊपर किसके पास चला जाएगा, तो वो फिर हमारा दीवानी न्यायालय के पास चला जाएगा, उससे आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है। तो 5 लाख तक के नीचे वाला जो होता है उसे विचार कर सकते हैं लोक अदालत। लोक अदालत किस लिए, तो समझौता कराने वाला न्यायालय होता है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है लोक अदालत। आगे देखा था नोट में क्या हो रहा है, दिल्ली में पहली लोक अदालत अक्टूबर 1985 को बैठी थी। दिल्ली में पहली बार ये जो लोक अदालत है ना, ये अक्टूबर 1985 को बैठाया गया था और तथा इसने एक दिन में दुर्घटना के शिकार लोगों के मुआवजे संबंधी 150 मामले को निपटा दिए थे। जितना भी दुर्घटना में जो शिकार हुए थे लोग, उनका जो मुआवजा ये कौन देखेगा, तो लोक अदालत ही देखेगा। तो 150 मामला को एक ही दिन में निपटा दिया था कि आपको इतना देना है, आपको इतना देना है, आपने गलत किया, ये वो जो भी है, तो ये लोक अदालत में जाता है। दुर्घटना वाला, उससे जो शिकार हुए थे लोग, मुआवजा वजह सब दिलवाया। तो एक दिन में जो दिल्ली में क्या हुआ था, पहली लोक अदालत अक्टूबर 1985 में बैठा था, इसको नोट में है इसीलिए याद रखना जरूरी है। और एक के दिन में 150 मामला निपटा दिया था, बताइए, दिल्ली में, है ना। पहली लोक अदालत कहाँ पर बैठाया गया, तो दिल्ली में बैठाया गया। कब बैठाया गया, अक्टूबर 1985 में बैठाया गया, तो याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण, जो उपभोक्ता होते हैं उनके लिए संरक्षण देखिएगा। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन सा, 1986 वाला कौन सा, तो 1986 पारित किया भारत सरकार ने, ठीक ना। देखिएगा, उपभोक्ता समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर, किस स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, इसका गठन किया गया है। जिला पे जिला फोरम का उद्घाटन स्थापना किया गया, गठन। राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ है, जिसका नाम है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। इन तीनों स्तर पे क्या किया गया, तो गठन किया गया, ठीक ना। किस लिए, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, जो कि 1986 में पारित किया गया था। अधिनियम 1986 को याद रखना है ना। अब देखिएगा, जिला फोरम जो है 20 लाख तक के मामलों की क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। राज्य उपभोक्ता जो है वो विवाद जो होगा उसके निवारण आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामला को देख सकता है। 20 लाख से कितना, तो 1 करोड़ तक ले, जो राज्य वाला होता है, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। और उसके ऊपर जाहिर सी बात जानते ही हैं कौन होगा, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग होगा, है ना, 1 करोड़ से ऊपर वाला। चलिए आगे वही बात लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT, ये क्या होता है, सेंट्रल प्रशासनिक अधिकरण, CAT। तो संविधान के अनुच्छेद 323 के A के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया। ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है क्या, तो इसको जो है आर्टिकल 323 के A के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया। उस समय
भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। जब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन 1985 में किया गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो राजीव गांधी हुआ करते थे। सीएटी का जो अध्यक्ष था, उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। सीएटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो हाईकोर्ट के जो वर्तमान में अभी या फिर सेवानिवृत्त हो गए हैं जो न्यायाधीश, वही होते हैं, हाईकोर्ट के ही होंगे, चाहे वो अभी चल रहे हैं वो होंगे वर्तमान वाले, या फिर जो सेवा से हट गए हैं न्यायाधीश, रिटायर हो गए हैं, वो होंगे, लेकिन वही होते हैं सीएटी के अध्यक्ष। कैट का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो वर्तमान में काम कर रहे हैं चाहे सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 गो उप अध्यक्ष होता है और 49 गो सदस्य होता है सीएटी में, है ना। तो ध्यान रखना है, एगो तो हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के वर्तमान सेवानिवृत्त हो गए अध्यक्ष, और उसके बाद 16 को उप अध्यक्ष बनाया जाएगा, 39 को सदस्य होगा, और ये सभी सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे? जितने भी सदस्य होते हैं न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं, ठीक ना। देखिए नोट में कह रहा है कि मुख्य न्यायमूर्ति HL दत्तू, मुख्य न्यायमूर्ति हैं जो है, मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? HL दत्तू। इन्होंने सामाजिक न्यायपीठ नाम से, कौन सा पीठ नाम से? सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया था। विशेष न्यायपीठ का गठन करने का क्या दिया था? तो आदेश दिया था। आगे देखा जाए ऑडी अल्टेरम पार्टेम, और ऑडी अल्टेरम पार्टेम, ठीक, क्या है ये? देखिए, तो यह एक लैटिन कहावत है, यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। यह एक प्राकृतिक ऑडी अल्टेरम पार्टेम, यह जो है लैटिन कहावत है और यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो है ना, बिना किसी सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जाएगा, बिना किसी सुनवाई के। तो अच्छी बात है, बिना सुनवाई के ही दंडनीय घोषित कर दिया जाए तो गलत बात है। आगे देखा जाए आत्रेफवा एक्टिव, एक्टिव लिखा है ना, एक्विट। यह एक प्रतिवादी की याचिका है। प्रतिवादी जो होते हैं उनका याचिका होता है, जिसमें कहा गया है कि उस पर पहले उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे बरी कर दिया गया है। मतलब यह एक प्रतिवादी की याचिका होती है जिसमें कहा गया होता है कि उस पर पहले ही उस अपराध के लिए मुकदमा चला दिया गया है, फिर दोबारा तो नहीं चलना चाहिए, और उसे बरी भी कर दिया गया है। तो ये जो होते हैं प्रतिवादी, वो अपना याचिका डालते हैं कि मैं इसके लिए अपना मुकदमा भी चल गया है, मैंने उससे बरी भी हो गया हूँ, फिर दोबारा इसका नहीं कर सकता है आप, ठीक ना। ये कौन करता है? तो प्रतिवादी करते हैं। आगे देखिए कह रहा है नॉन बीस इन आइडियम। ये नॉन बीस इन आइडियम क्या है जी दोस्तों? देखिए कहा, इसका मतलब है कि एक ही के बारे में दो बार नहीं है, मतलब एक ही के बारे में दो बार नहीं है, इसका मतलब होता है नॉन बीस इन आइडियम। सिद्धांत ये कहता है कि किसी को एक ही अपराध के लिए दो बार न्याय नहीं देना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। एक ही अपराध किया है, दो बार उसको फांसी पर लटका दीजिए, फांसी पर तो मर गया तो नहीं हो सकता है, मतलब मार के चलिए उसका कोई अपराध हो गया, 2 साल का सज़ा, फिर 2 साल का सज़ा, ऐसा तो ही ना होगा। आगे देखा जाए ऑत्रेफा एक्विट, कन्विक्ट लिखा हुआ है, देखिए ऑट्रेफुइस कन्विक्ट, यह एक प्रतिवादी है, ये भी प्रतिवादी ही याचिका करता है, जिसमें कहा गया है कि उस पर पहले ही उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे दोषी ठहराया जा चुका है। तो ये सब जो वर्ड प्ले है ना, वर्ड प्ले अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग फंस जाएंगे। बाकी इंग्लिश में ध्यान रखना है, ऑडी अल्टेरम पार्टम और आउट्रेफुइस एक्वाइट, नॉन बीस इन आइडम, आउट्रेफुइस कन्विक्ट। ये थोड़ा पढ़ा लगेगा तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा बनाने में। चलिए ध्यान में रखिएगा, ऑडी अल्टरम पार्टम, कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जाएगा। आउट्रेफुइस एक्वाइट का मतलब होता है पहले उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है, फिर दोबारा उसे बरी भी कर दिया गया है तो दोबारा नहीं होगा। नॉन बेस इन आइटम का मतलब होता है कि किसी को एक ही अपराध के लिए 2 बार न्याय नहीं दे सकता है, नॉन मतलब नहीं दिया जा सकता है, नॉन बेस इन आइटम। यात्रेफा कन्विक्ट क्या कहता है कि
मुकदमा जो चीज़ को अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है, फिर उसी दोषी को फिर उसको दोबारा दोषी ठहराया जा चुका है। पहले उसको मतलब कि अपराध के लिए मुकदमा जो चलाया जा चुका है, फिर उसको दोबारा दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा उसका कहना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका, पेज नंबर 253, आप लोग टॉपिक नंबर 16 देखेंगे। शुरुआत करते हैं राज्य की कार्यपालिका। तो सबसे पहले राज्यपाल आएगा राज्य की कार्यपालिका में। तो राज्यपाल आपका देखने को ये भी हमको कहाँ से मिलेगा, तो संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक हमारा राज्यपाल देखने को मिलता है। ये याद रखना है आपको, राज्यपाल कब से कब तक, अनुच्छेद 163 से 167 तक राज्यपाल देखने को मिला था। और भाग 6 में ही हम लोग क्या देखे थे ऊपर में, 214 से 231 में, भाग 6 में 214 से 231 तक हम लोग हाई कोर्ट देखे थे, उच्च न्यायालय देखे थे, ठीक ना। और भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167, 53 से 67, 153 से 167 तक क्या देखने को मिला, तो राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। क्या है राज्य कार्यपालिका का, जिसमें से राज्य कार्यपालिका देखिए कह रहा है कि राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री परिषद होगा और महाधिवक्ता होंगे। इन कार्यपालिका में कौन कौन से आएंगे, राज्य कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे, तो राज्यपाल सबसे पहले आते हैं, जो कि आर्टिकल 153 में लिखा गया है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो पहले राज्यपाल आएंगे, फिर मुख्यमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री के बाद उनका मंत्री परिषद होगा, और मंत्री परिषद में फिर उसके बाद कौन होगा, तो महाधिवक्ता होगा। कौन होगा, महाधिवक्ता होगा। तो सबसे पहले 153 हम लोग देख ही लिए थे। ये राज्यपाल का कहता है कि इसके अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 153 में है राज्य का राज्यपाल होगा। किस आर्टिकल में लिखा गया है, 153 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना। किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें एक परंतुक जोड़ दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें एक परंतुक जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार कि यह एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है। जैसे हम लोग वहाँ पे देखे थे हाई कोर्ट में एक ही राज्य, मतलब 2 राज्यों में एक हाई कोर्ट हो सकता है, वैसे ही अलग से इसमें जोड़ा गया, परंतुक जोड़ के क्या कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल बना सकते हैं। पैसा एक ही को मिलेगा, आधा आधा बांट लेगा दोनों राज्य, ठीक ना। तो राज्य का राज्यपाल होगा 153 में कहा गया है। और 7वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था कि एक ही राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है ना। नोट में देखिए, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जाहिर सी बात है, जैसे राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होंगे, वैसे राज्यपाल जो है राज्य का प्रथम नागरिक होता है। संवैधानिक प्रमुख होगा, संविधान का प्रमुख उसी को कहा जाता है। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, मुख्यमंत्री सब करता है। कार्यकारी अध्यक्ष एवं नाम मात्र का प्रमुख होता है। देखिए लिख भी दिया कि नाम मात्र का प्रमुख होता है, कार्यकारी अध्यक्ष भी होगा, नाम मात्र का प्रमुख होता है। मतलब यहाँ पे बेइज्जती भी थोड़ा है। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति उसके बाद 155 आता है राज्यपाल की नियुक्ति। 53 के बाद 54 कहाँ गया जी, आगे देखने को मिलेगा कि नहीं 54? अच्छा मिलेगा तो देखेंगे, शायद 54 कुछ खास नहीं होगा। तो 55 हम लोग देखते हैं, 153 के बाद 155 राज्यपाल की नियुक्ति है। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति है 155 में, और इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेंगे। तो इतना याद रखना है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल की क्या है, नियुक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में लिख रहा है कि राज्यपाल जो पद है, राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर, जो निर्वाचन होता है उसके स्थान पर मनोनयन का प्रावधान को लिया गया है। मतलब निर्वाचन थोड़ी होता है इनका, मनोनयन किया जाता है। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये कहाँ से देख के लिया गया है, तो ये कनाडा के संवैधानिक मॉडल से लिया गया है। राज्यपाल का जो मनोनयन का प्रावधान है, ये कनाडा के संवैधानिक मॉडल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है जी, कनाडा। तो राज्यपाल का पद अगर देखा जाए तो ये अमेरिका से, और उसका जो है मनोनयन
जो है कैसे किया जाएगा, तो निर्वाचन से किया जाएगा कि मनोनयन से किया जाएगा। ये जो मनोनयन है इसी से किया जाता है। ये कनाडा के संवैधानिक मॉडल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संवैधानिक मॉडल से लिया गया है। मनोनीत करना है ना, चुनाव थोड़ी होता है राज्यपाल का। चलिए, राज्यपाल की पदावधि अगर देखा जाए तो ये हमारा 156 में देखने को मिलेगा। तो राज्यपाल शुरुआत ही होता है 153 से 167 तक जाता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका, जिसमें सबसे पहले राज्यपाल देखने को मिलेगा। 153 में उसी के बारे में है कि एक हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। 153 में लिखा गया है और उसमें परंतु जोड़ के भी कर दिया गया है कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक भी क्या हो सकते हैं, तो वो राज्यों का राज्यपाल बन सकते हैं, नियुक्त हो सकते हैं। आगे 155 में उनकी नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति है 155 में, ठीक ना। और 156 में उनकी पद अवधि है। 155 के बाद 156 में पहले नियुक्त होंगे तब ना पद से हटाए जाएंगे। तो पहले 155 में नियुक्त किया गया, फिर 156 के आर्टिकल के थ्रू उनकी पद अवधि को बताया गया। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। जब तक राष्ट्रपति बोलेंगे तब तक वो उन्हीं के कहने पे वो बने रहेंगे, पद धारण करेंगे। ये अनुच्छेद 156 के 1 में लिखा गया है। नहीं तो अगर नियुक्त कर दे, बोले कि नहीं हम नहीं हटेंगे, राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकते हैं। तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। ये आर्टिकल 156 के 1 में लिखा गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर करके लिख के पद त्याग कर सकता है। ये किस में लिखा गया है? 156 के 2 में लिखा गया है। तो देखिए, उसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे 156 के 1 में लिखा गया है, और वो 156 के 2 में ऐसा लिखा गया है कि वो अपना क्या कर सकते हैं, तो पद त्याग सकते हैं। 156 के 2 में लिखा गया है। तो उनकी पद अवधि 156 में है, और 156 का 1 में उनका है कि राष्ट्रपति उसके प्रसाद प्रयत्न पर काम करेंगे। वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर काम करेंगे 156 का 1 में है, और उनकी पदावधि 156 में है, और एक जोड़ के उसको राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर काम करवाया गया। फिर एक और जोड़ गया 156 का 2 कर दिया, और इसमें कहा गया कि आप अपना त्याग पत्र लिख के कॉपी पे और दे सकते हैं राष्ट्रपति को। 156 के 2। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 156 और अनुच्छेद 156 के 2 के अधीन रहते हुए भी राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। तो देखिए, इसका पद अवधि कितना दिन तक है? 5 साल तक है। और ये किस में लिखा गया है? 156 के 3 में ऐसा लिखा गया है कि अनुच्छेद 156 और 156 के 2 के अधीन रहते हुए राज्यपाल क्या करेगा? अपना पद ग्रहण की तारीख से, जब भी ग्रहण करे उससे 5 साल तक वो पद धारण करेगा। अनुच्छेद 156 के 3 में ऐसा लिखा गया है ना। अनुच्छेद 156 के 3 में लिखा गया है। आगे देखा जाए, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। देख लीजिए, क्यों? क्योंकि उसका निर्वाचन थोड़ी होता है, चुनाव थोड़ी किया जा रहा है। तो भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया है? नहीं है। राष्ट्रपति के हाथ में है, हटा सकते हैं, रख सकते हैं। प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं। किसमें लिखा गया है? तो 156 का 1 में लिखा गया है, और 2 में इसका त्याग पत्र भी लिखा गया है, त्याग दे देगा अपना लिख के। चलिए, और 5 वर्ष तक अवधि तक पद धारण करेगा, 156 के 3 में लिखा गया है। तो हम लोग देख रहे थे कि भारत के जो संविधान में ऐसा लिखा गया है कि संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया ही नहीं है कि हम लोग राज्यपाल को इस प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। तो अगर पूछ दे कि राज्यपाल को हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1 महाभियोग के द्वारा, ये करके 2/3 बहुमत के द्वारा, ये कुछ भी संसद के द्वारा, तो नहीं, उसमें राष्ट्रपति ही चाहेंगे तो हटा सकते हैं। कोई उल्लेख है संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए? नहीं है, कोई प्रक्रिया ही नहीं है, कोई उल्लेख ही नहीं है, ठीक है ना। तो आगे देखा जाए, राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यता। राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यता अनुच्छेद 167। राज्यपाल नियुक्त होने की जो योग्यता है, अब इसकी योग्यता किस में है? तो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, इसके लिए भी तो कोई योग्यता होना चाहिए। तो राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यता 157 में है, अनुच्छेद 157 में है, ठीक ना। 157 में इसकी योग्यता है। राज्यपाल की योग्यता 157 में है। कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, जाहिर सी बात है।
और 35 साल की आयु पूरी कर चुका होगा, 35 साल प्लस होगा। सबसे कम उम्र की कौन है? द्रौपदी मुर्मू, और आदिवासी महिला। राज्यपाल पद, और वो भी क्या बोला जाए, आज़ादी के बाद जन्म हुआ है इनका, है ना, द्रौपदी मुर्मू का। चलिए, राज्यपाल पद के लिए शर्तें जो था अनुच्छेद 158 में है, इसके लिए भी शर्त रखा गया है कि राज्यपाल का पद के लिए क्या क्या शर्त है। ये शर्त अनुच्छेद 158 में लिखा गया है। पहला देखिए, कह रहा है कि राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ही नहीं होगा, और यदि ऐसा होता है ना तो समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण का तारीख से रिक्त कर दिया। मतलब अगर ऐसा हो जाए तो समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से, जब ग्रहण किया था वहाँ से उसने खाली कर दिया, पद ग्रहण की तारीख से ही उसने रिक्त कर दिया अपना राज्यपाल का पद, अगर वो सच की करता है तो। ये अनुच्छेद 158 के 1 में लिखा है। ठीक, तो राज्यपाल के पद के लिए जो शर्त है किस में है? आर्टिकल 158 में है। तो राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये किस में लिखा गया है? तो 158 के 2 में लिखा है। ये सब शर्त है। तो 158 1 2 करके 3 4 ऐसे जोड़ा गया है, 158 1 158 2 158 3। तो राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ऐसा किस में लिखा है? अनुच्छेद 158 के 2 में। 3 में क्या लिखा है देखिएगा, तो राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। बिना किराया दिए, कोई भी किराया वगैरह नहीं देगा उसको, और अपने शासकीय जो निवास मिलेगा उसको चलाने के लिए, शासकीय निवास मतलब कुछ दिन के लिए जो निवास मिलेगा उसको, उसका उपयोग का हकदार वो होगा। साथ ही वह संसद के द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियां, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। क्या होगा? सभी प्रकार की जो उपलब्धि होता है, विशेष अधिकार जो मिलेगा उसको, भत्ता मिलेगा, उसके लिए वो अधिकृत होगा। क्या होगा? उसको उसके अधिकार में होगा। अनुच्छेद 158 के 3 में ऐसा लिखा गया है। ठीक है। चौथा नंबर में देखिए, कह रहा है कि यदि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़े थे, आर्टिकल नंबर कितना में था? 156 के 153 में था ना, परंतु जोड़ के 153 में था। और ये 7वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। ध्यान में रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया था, जिसमें से 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? यहाँ पढ़ रहे थे चौथा नंबर में ना, कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धि और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। ठीक ना। बड़ा राज्य वाला को ज़्यादा पैसा देना होगा, छोटा राज्य वाला को कम पैसा देना होगा, उनकी जनसंख्या के हिसाब से बांट देगा राष्ट्रपति, लेकिन उसको पैसा एक ही राज्यपाल के मिलेगा, एक ना कि दोनों तरफ से मिल जाए, पूरा आधा आधा बांट के राज्य उसको देगा पूरा हिस्सा। ठीक ना। आगे 5 नंबर, ये किस में है? तो 158 के 3 के क में लिखा गया है। देखिए कितना जोड़ा गया है, 3 फिर 3 के क। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ता उसकी पद अवधि में कम नहीं किया जाएगा। राज्यपाल की जो उपलब्धि है, भत्ता है, उसकी पद अवधि में कम नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 158 के 4 में लिखा गया है। राज्यपाल का जो वेतन है वो 3,50,000 मासिक है। कितना है? 3.5 लाख है राज्यपाल का वेतन। ठीक ना। मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 होता है, और न्यायाधीश का 2,50,000 होता है। इसका जो है कि बार 3,50,000 है राज्यपाल का वेतन। कितना है? 3,50,000 मासिक। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेते हैं। जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं उनके सम्मुख में क्या जाएंगे? तो अपने पद की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 159 में शपथ है। किसका शपथ है? तो राज्यपाल का शपथ है 159 में। ठीक ना। ध्यान में रखना है, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेते हैं।
159वें आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है। तो राज्यपाल का शपथ है 159 में 159 में। आगे बढ़ा जाए तो राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ तथा विशेष अधिकार देखा जाए तो वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह अपने पद की जो शक्ति हैं, अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होगा नहीं होगा, अपना है उसका शक्ति। राज्यपाल की पद अवधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है। समझ में आ रहा है ना कि राज्यपाल की जो पद अवधि हो रहा है, जिस समय चल रहा है उसका, उस दौरान उसके विरुद्ध में, राज्यपाल के विरुद्ध में कोई भी न्यायालय क्या कर सकता है, तो किसी भी प्रकार का आपराधिक कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं कर सकता है। हट जाएगा तब कर सकते हैं। जब वह पद पर हो ना, तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी ही नहीं किया जा सकता। जब तक वो पद पे है तब तक वो राजा है, समझ लीजिए। कोई भी न्यायालय उसका गिरफ्तारी नहीं कर सकता, उसको हटा के तब गिरफ्तार कर सकते हैं। तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना भी देना पड़ेगा। कोई भी उस पर कार्रवाई करना है, सिविल कार्रवाई करना है, तो उससे पहले 2 माह पहले उसको क्या देना होगा, सूचना देना होगा। यहाँ पे 14 दिन लिखा रहेगा तो मत मार दीजिएगा कि 14 दिन नहीं, 2 महीना। कितना? 2 महीना। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात भी हो जाए तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य के संबंध में कोई भी सिविल कार्रवाई अगर करना है, करने से पहले उसे 2 महीना पूर्व सूचना देना पड़ेगा कि हम तुम पे सिविल कार्रवाई करेंगे। 2 महीना पूर्व सूचना देना पड़ेगा। बाकी सब जगह 14 दिन रहता है। राज्यपाल में कितना दिन सिविल कार्रवाई करने के 2 महीना पहले आपको सूचना देना पड़ेगा राज्यपाल को। चलिए, तो बढ़िया चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की शक्ति तो होगा, थोड़ा सा कम होगा किससे, राष्ट्रपति से, लेकिन इसका भी शक्ति और कार्य है। कार्यपालिका संबंधी कार्य। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और वह उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भी करेगा। ये अनुच्छेद 154 में लिखा है। राज्यपाल को अपने कृतियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। वो क्या करेगा, तो राज्यपाल को अपने कृतियों का प्रयोग करने में सहायता करेगा, सलाह देने का प्रयोग करेगा। किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से ही हुई कही जाएगी। तो कोई भी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका जो कार्रवाई होती है वो राज्यपाल के नाम से हुई कही जाएगी। अनुच्छेद 166 के 1 में लिखा गया है, आर्टिकल 166 के 1 में लिखा गया है कि किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से ही हुई कही जाएगी। जैसे राष्ट्रपति, नेशनल लेवल पे राष्ट्रपति होते हैं, उन्हीं के नाम पे सब किया जाता है, वैसे स्टेट लेवल पे राज्यपाल के नाम से हुई कही जाएगी। आर्टिकल 166 के 1 में लिखा है ना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल खुद करेंगे, नियुक्ति करेंगे। चुनाव तो हो जा रहता है तो मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति कर दिए, मुख्यमंत्री की क्या कर दिए, नियुक्त कर दिए राज्यपाल। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना रहेगा तो राज्यपाल जो होते हैं वो खुद फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे, ठीक ना। उनको नियुक्त करके उन्हीं से सलाह लेंगे तथा मंत्री राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। तथा जितना भी मंत्री है राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे, राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न पे अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 164 के 1 में लिखा गया है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत, तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। 12 संख्या है 12 से कम भी नहीं होना चाहिए मंत्रिपरिषद। और वैसे जो देखा जाए तो विधानसभा के सदस्यों का 15% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये किस में लिखा गया है, 164 के 1 के क में लिखा गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, 164 के 1 के क। 12 से कम नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या से, इससे अधिक नहीं, इस और 12 से कम नहीं। मंत्रिपरिषद की संख्या 19वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ऐसा लिखा गया है। 19वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। आगे देखा जाए, मंत्रियों को पद की और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों को पद की और गोपनीयता की
जो शपथ होते हैं राज्यपाल के द्वारा ही दिलाया जाता है। अनुच्छेद 164 के 3 में लिखा है, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दे। ये आर्टिकल 167 में लिखा गया है। जो मुख्यमंत्री होंगे उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह राज्य के जो प्रशासन है और जो मंत्रिपरिषद के जो निर्णय है उस सबकी जानकारी राज्यपाल को दें। किसको दें? राज्यपाल को दें। ये आर्टिकल 167 में लिखा है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। मतलब प्रत्येक राज्य का राज्यपाल हो गया, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति हो गया, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो अर्हता है किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। मतलब प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 165 के 1 में ऐसा लिखा गया है। और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे, और जो महाधिवक्ता होंगे वो राज्यपाल के ही प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करें। ठीक ना, ये 165 के 3 में। तो आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना अंदर से आर्टिकल पूछेगा नहीं, बस आपको ये सब पूछेगा कब जानकारी ये सब है कि नहीं लाइन। तो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 316 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग, जो किसी भी राज्य का हो जाएगा, बीपीएससी, जेपीएससी, तो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 316 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हो गए और जो सदस्य हो गए उनकी नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करते हैं? सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। किसकी? बीपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य हो जाएंगे उनकी नियुक्ति करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। 316 के अंतर्गत, आर्टिकल 316 के अंतर्गत। और राज्यपाल को चलाता है कौन? राष्ट्रपति। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है ना किसी भी राज्य में, तो राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाएगा। केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाएगा। उस समय कौन हो जाएंगे? तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे गुल। अब चलाएगा राज्यपाल, किसके? राष्ट्रपति के कहने पर, है ना। राज्यपाल जो होते हैं राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होते हैं। जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय उसके कुल अधिपति यही होते हैं राज्यपाल। तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्त करता है, तथा उप कुलपति को ये भी नियुक्त कर सकते हैं राज्यपाल। तो विश्वविद्यालय जितना भी है, यूनिवर्सिटी, उसके कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल होते हैं। ये तो हमको अच्छा से पहले पता नहीं था, हमको पता था कि कोई भी हो सकता है। तो राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य के विश्वविद्यालय जो होते हैं, विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति होते हैं। कुल अधिपति, एक अधिपति, कुलाधिपति, तो कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। और उप कुलपति जो होंगे वो सब इसको नियुक्त करते हैं। वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं। तो राज्यपाल कितना नियुक्त कर सकते हैं? तो 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्त करते हैं, जिनका संबंध विज्ञान से रहेगा, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन से रहता है। अनुच्छेद 171 के 5 में ऐसा लिखा गया है, 171 में ऐसा लिखा गया है कि वो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग तो नियुक्त करता है। तो सबको पता होगा 1/6 भाग वो नियुक्त करते हैं। ठीक ना। किस आर्टिकल के थ्रू? तो एक अनुच्छेद 171 के 5 के थ्रू, अनुच्छेद 171 के 5 के थ्रू वो क्या कर सकते हैं? तो राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग वो नियुक्त कर सकते हैं राज्यपाल। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा से संबंधित तस्मान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यसभा में संबंधित जो तत्समान सूची है, तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। 171 बहुत जरूर इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 171। इसी के थ्रू राज्यपाल 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं। कहाँ पे? तो विधान परिषद में, है ना। 1/6 भाग नियुक्त करते हैं आर्टिकल 171 के थ्रू, आर्टिकल 171 के 5 के थ्रू। चलिए।
आगे देखते हैं इसके विधायी अधिकार। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, इसका कार्यपालिका संबंधी कार्य। अब हम लोग देखेंगे कहाँ, चलिए बाय मिस्टेक आगे हम लोग देखने वाले थे क्या, विधायी अधिकार। तो राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, विधानमंडल का अंग होता है। विधान परिषद, विधान मतलब विधानसभा, विधान परिषद और एक राज्यपाल, तीनों को मिला के कहा जाता है, तीन को होते हैं, तो एक अंग है ना। राज्यपाल ये किस में लिखा है, अनुच्छेद 168 में लिखा है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। किस आर्टिकल में है, तो 168 में। ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल क्या होता है, विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल विधानमंडल का क्या होता है, तो अभिन्न अंग होता है। आर्टिकल 168 में लिखा गया है ना। राज्यपाल को अनुच्छेद 174 के तहत राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाना, स्थगित करना और भंग करना इसका अधिकार है। किसको, राज्यपाल को। 174 के थ्रू क्या कर सकते हैं, तो राज्य विधानमंडल का सत्र बुला सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं। स्थगित कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, ठीक ना। तो राज्य विधानमंडल का सत्र के कर सकते हैं, बुला भी सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं। ये राज्यपाल का शक्ति है, विधायी शक्ति है। कैसी शक्ति है, ये विधायी शक्ति है, ठीक ना। ये विधायी अधिकार है आर्टिकल 174 के थ्रू। और 168 में ऐसा लिखा गया है वो विधानमंडल का अंग होते हैं, इसीलिए है ना, अकेले वो एक अंग है विधानमंडल के, ध्यान रखना है। और 1/6 भाग वो सदस्य को नियुक्त करते हैं विधान परिषद में आर्टिकल 171 के थ्रू। किस अधिकार के थ्रू, तो ये हमारा अधिकार था, इनका कार्यपालिका संबंधी कार्य हो गया। तो ये भी ध्यान रखना है कौन सा कार्यपालिका अधिकार है, कौन सा विधायी अधिकार है। ये सब विधायी अधिकार है जो विधानसभा में हो रहा है। आगे देखा सी नंबर देखा जाए, राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में या फिर अभिभाषण कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। अनुच्छेद 175 में है, दोनों सदन में या फिर किसी में भी वो जाके भाषण दे सकता है राज्यपाल। समझ में आया ना, पावर है तभी ना, अंग है उसका एक। तो राज्यपाल जो है विधानसभा में या फिर विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समाहित करके दोनों को बैठा के दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकेगा, अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। कौन कौन उपस्थित है, कौन कौन नहीं है, इसकी अपेक्षा कर सकेगा। आर्टिकल 175 के थ्रू पावर दिया गया है ये। आगे देखिए डी में कह रहा है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण मतलब स्पेशल भाषण तो था 175 में, लेकिन 176 में विशेष अभिभाषण है। देखिए, नवगठित विधानसभा, जो नया गठित किया गया है, विधानसभा बनाया गया है नया चुनाव करा के, विधानसभा जो होते हैं वो तो लोकसभा राज्यसभा जो के द्वारा उसको गठित किया जाता है। तो नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण बतलाएगा। कि मतलब नया जो गठित विधानसभा है उसके प्रथम सत्र जो होगा, पहला बैठक, उसके शुरुआत में ही या फिर और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के शुरुआत में विधानसभा में या फिर विधान परिषद वाले राज्य की दशा में जाके एक साथ बैठा के दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है और विधानमंडल का उसके आह्वान का कारण बतलाएगा। नया तो यही एक ही बात होगा, विशेष अभिभाषण मतलब नया गठित हो रहा है उसको भी कर सकता है आर्टिकल 175 के थ्रू, और ऐसे नॉर्मल अभिभाषण दे सकता है समापित करके 175 के थ्रू। ई में कह रहा है कि राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर, राज्य जो विधानसभा होते हैं उसके किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है ना, तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। अयोग्यता संबंधी जो भी विवाद है उसका निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करेगा। किससे करेगा? तो राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करेगा। ये ठीक है तो बोलेगा नहीं ये अयोग्य है या फिर नहीं है, उसको मतलब परामर्श लेके उसका निर्धारण कर देगा। कौन? तो राज्यपाल। अनुच्छेद 192 में लिखा गया है। आगे देखा जाए F नंबर कह रहा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाएगा। एक इसका तो देखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है कि राज्य विधानमंडल जो होता है ना, इसके द्वारा जो भी पारित विधेयक होता है, राज्यपाल जब तक हस्ताक्षर करेगा तब तक वो अधिनियम नहीं बनेगा, जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक, ठीक ना। वैसे राष्ट्रपति का भी था, वैसे इसका भी है पावर। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, ध्यान रखिएगा, जब भी विधानमंडल का सत्र बंद है, नहीं चल रहा है, तो
राज्यपाल को ऐसा लग रहा है कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, बैठक बुलाना है, तो वह अध्यादेश जारी करेगा सबको, और जिसे वही स्थान प्राप्त होगा जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का होता है। ऐसे अध्यादेश मतलब कि वो बुला सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है खुद, सॉरी बुलाना नहीं, यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा कि अगर सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल चाहेगा तो खुद अध्यादेश बना देगा अपने से, और वही स्थान प्राप्त उस अध्यादेश का पावर वही रहेगा जो विधानमंडल द्वारा पारित होता है, अधिनियम का होता है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल में स्वीकृत होना जरूरी रहता है। बना तो दिया है, उस टाइम नई बैठक नहीं था, सत्र नहीं चल रहा था, तो अपने से बना दिया, कोई अध्यादेश जारी कर दिया, ज़रूरी था, इमरजेंसी था तो, और उसको लेकिन जो अध्यादेश जो बनाया है, नियम बनाया है, वो 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल में पेश करना पड़ेगा कि 6 सप्ताह तक बैठक तो बुलाना पड़ेगा, बुला के उसमें पेश करना पड़ेगा, उसको फिर स्वीकार करना पड़ेगा कि ठीक ठाक है ना, तो स्वीकृत होना आवश्यक रहता है किसी भी विधानमंडल द्वारा, ठीक ना। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है, स्वीकृत नहीं किया, विधानमंडल बोला नहीं आप गलत कर दिए या अध्यादेश सही तरह से नहीं बनाए हैं आप, तो उसको स्वीकृत नहीं देता है, तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाएगी। फिर उसकी वैधता क्या हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, जो राष्ट्रपति बनाया रहता है, ठीक ना। ये अनुच्छेद 213 में लिखा गया है। चलिए 6 सप्ताह याद रखना है। आगे देखते हैं एच नंबर क्या कह रहा है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है। राज्यपाल जो होता है ना, राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त, धन विधेयक को तो पारित करना ही पड़ेगा, उसको छोड़ के जो भी अलग से विधेयक जो पास किया हो उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, ठीक ना, जैसे राष्ट्रपति करते थे। परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा उसे दोबारा फिर उसको भेजा जाए, पारित कर दिया जाए कि नहीं हम लोग सही बनाए हैं, तब जाके वो उसको सहमति देना ही पड़ेगा। मतलब एक बार उसको रिटर्न कर सकता है कि नहीं आप लोग सही नहीं बनाए हैं, फिर उसको रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन दोबारा भी वो कर दिया विधानमंडल कि नहीं हम लोग सही बनाए हैं, तब फिर उसको मानना पड़ेगा किसे, राज्यपाल को, तो बाध्य हो जाता है सहमति देने के लिए, है ना। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर, देखिएगा कह रहा है राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित विधेयक है, आरक्षित विधेयक जो है राष्ट्रपति के लिए भी कोई मतलब कोई भी विधेयक जो होता है वो आरक्षण रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा देता है, जब समझ में आ रहा है ना, राष्ट्रपति पर आरक्षित विधेयक है, वो राष्ट्रपति का जो है आरक्षण है उस विधेयक पर, फिर भी जो राज्यपाल ही ना देगा विधानमंडल में, राष्ट्रपति तो डायरेक्ट आगे नहीं देंगे, राष्ट्रपति देंगे राज्यपाल को, राज्यपाल देगा विधानमंडल को। अगर फिर भी विधानमंडल उसको पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा देते हैं, तो ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 महीना के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा, और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। मतलब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जो भी रहता है, जब राष्ट्रपति के निर्देश पर, किसके निर्देश पर, राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे, किसे लौटा दे, राज्यपाल पुनर्विचार करने के लिए विधानमंडल को लौटा दे, ऐसे लौटाए जाने पर जो राज्यपाल उसको दोबारा लौटा दिया कि आप लोग ठीक नहीं किए हैं, ये जो राष्ट्रपति का क्या है आरक्षण है इस पर, तो उसको लौटा दे, तो ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 महीना के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा, 6 महीने के अंदर उस पर दोबारा विचार करेगा, और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है, पुनः पारित कर दिया जाता है, मतलब लौटा तो दिया कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पारित कर दिया, जो कि किसके खिलाफ है, राष्ट्रपति के खिलाफ है, उसके आरक्षण के खिलाफ है ना, उसको लौटा दिया, फिर भी उसको पारित कर दिया विधानमंडल 6 महीने के भीतर, तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। तो विधेयक जो बन गया वो राष्ट्रपति को दोबारा प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। इस पर भी राष्ट्रपति अपना अनुमति नहीं दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस पर दोबारा पारित कर दिया गया है, तो पावर है ना, दोबारा में पावर है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 201 में लिखा गया है दोबारा कोई भी चीज़ होगा, चाहे राज्यपाल चाहे राष्ट्रपति, उसको दोबारा अनुमति देना अनिवार्य नहीं रहेगा कि अनुमति दीजिए चाहे नहीं दीजिए, दोबारा जब पेश कर दिया तो उसको पारित ही माना जाएगा, क्योंकि सोच विचार करके दोबारा पारित किया गया, 6 महीना के अंदर किया गया है ना। तो ये 6 महीना याद रखना है, और ऊपर हम लोग जो 6 सप्ताह देखे थे इसको भी याद रखना है, दोनों को। तो
एक दूसरे में नहीं मिला देना है। इसका 6 सप्ताह है और उस राष्ट्रपति वाला 6 महीना है। कितना है? 6 महीना है। और ये जो है राज्यपाल आदेश जारी करेगा तो 6 महीने तक उसको स्वीकृत होना आवश्यक रहता है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। आगे हम लोग को देखिए आई में कह रहा है राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। कोई भी विधेयक को रख सकता है। किसके विचार के लिए? तो राष्ट्रपति हमारे आएंगे तो उस पर विचार करेंगे, सही रहेगा तो हम इस पर साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 200 में लिखा गया है कि राज्यपाल किसी विधेयक को, कोई विधेयक दिया गया है, जब तक राज्यपाल साइन नहीं करेंगे, साइन जब तक अब वो सोचेगा कि हम राष्ट्रपति के विचार के लिए रखे हैं तो रख सकता है। राष्ट्रपति से पूछ के वो राज्यपाल साइन करेगा। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे दे कि भाई चलो इसको साइन करो, तब वो साइन करके उसको विधेयक बना देगा। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक है आरक्षित करना उस समय जरूरी रहता है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का कमज़ोर कर रहा है। हाईकोर्ट के शक्तियों को क्या कर रहा है? अल्पीकरण करता है। हाईकोर्ट के शक्तियों का जब अल्पीकरण करेगा, कमज़ोर करेगा, तब जाके उसको राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षण करके रखेगा। जिससे यदि विधेयक विधि भी बन जाए तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा। जिससे यदि विधेयक बन जाए ना, विधेयक अगर विधि बन जाएगा तो हाईकोर्ट की संवैधानिक स्थिति का क्या हो जाएगा? खतरा होगा। इसलिए वो रख लेता है, साइन नहीं करेगा, राष्ट्रपति के लिए वो अनुमति के लिए वो रख लेता है। ठीक ना। तो आगे हम लोग अब क्या पढ़ना है? वित्तीय अधिकार, मतलब पैसों से रिलेटेड जितना अधिकार है राज्यपाल का। तो देखिएगा, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, माने हर साल बीते हुए वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख, वित्त मंत्री जो होते हैं विधानमंडल के सम्मुख में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट तो है नहीं संविधान में, उसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया जाता है। ये 202 में कहा गया है। 202 में क्या है? आर्टिकल 202 में ध्यान रखना है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति में से ही पेश किया जाता है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा। राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, लेकिन उस पर राज्यपाल अपना हुकूमत नहीं चला सकते हैं धन विधेयक वाला में। अगर ऐसा रहे तो ध्यान दीजिएगा। तो विधानसभा, राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। राज्यपाल की संस्तुति माने उसके मतलब आदेश के बिना अनुदान की किसी मांग को, दान में देने वाले कोई भी मांग हो, उसके विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। जब तक वो संस्तुति देगा तभी उसके सामने रखा जाएगा। ठीक ना, विधानमंडल के सामने पेश किया जाएगा। आइए 203 में ऐसा लिखा गया है, ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो। कोई भी विधेयक बनाया गया जो राज्य के संचित निधि से पैसा निकाला जाए, खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो, उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल उसकी संस्तुति न कर दे। जब तक राज्यपाल उसकी संस्तुति न कर दे तब तक उसको मतलब कि पारित नहीं किया जा सकता है ना। यहाँ पे एक लाइन समझिएगा कि विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, इसीलिए वो दोबारा लौटा नहीं सकता है। हम लोग देखे थे ना ऊपर में कि धन विधेयक को दोबारा लौटा सकता है राज्यपाल? नहीं, क्योंकि इसी के पूर्व अनुमति से पेश किया जा रहा है, तो इसको क्यों लौटाया जाएगा फिर? इसलिए धन विधेयक को लौटा नहीं सकता है, बाकी को लौटा सकता है। चलिए, ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा था, आगे बढ़ते हैं। हम लोग नोट में पढ़ते हैं। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को, जो राज्य वित्त आयोग होता है, किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। राज्य वित्त आयोग क्या करता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले कर और शुल्क जो है उसके निर्धारण के सिद्धांतों का विषय में संस्तुति करता है। ठीक ना, राज्यपाल को बताता है राज्य वित्त आयोग उसके टैक्स और शुल्क के बारे में। ठीक ना, जो उसके पंचायत में, राज्य के पंचायतों में हो रहा है। 4 नंबर में देखिए न्यायिक अधिकार। न्याय के लिए क्या अधिकार है? तो देखिएगा, राज्यपाल किसी दंड को क्षमा दे सकता है।
उसका प्रविलंबन मतलब उसको रोक सकता है, विराम या परिहार कर सकेगा, कुछ देर के लिए रोक सकता है विराम, या किसी दंडादेश का निलंबन कर सकता है, दंड जो दिया गया उसका निलंबन मतलब उसको रोक सकता है, परिहार या लघुकरण उसको छोटा कर सकता है, उसके जो है 10 साल का सज़ा को 2 साल कर सकता है, माफ़ कर सकता है। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, जिससे संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 161 में लिखा गया है राज्यपाल का न्यायिक अधिकार, अनुच्छेद 161, जिसमें दंड के क्षमा दे सकते हैं, प्रविलंबन छूट दे सकते हैं, विराम परिहार उसको लंबा कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं, किसी दंडादेश का निलंबन कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, है ना। फांसी को नहीं रोक सकते हैं, फांसी को रोकने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नीचे लिखा भी है राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में से ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। कुछ कर सकता है, कुछ पावर दिया गया है, लेकिन इतना नहीं दिया गया है कि वो मृत्यु दंडादेश को रोक सके। कौन? राज्यपाल। राष्ट्रपति को तो हाइल है। आगे देखिएगा, इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय जो कोर्ट मार्शल होता है, इसी प्रकार राष्ट्रपति को जो सेना न्यायालय होता है, सेना का भी एक न्यायालय होता है जिसको कोर्ट मार्शल कहा जाता है, तो सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ठीक ना, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो सेना न्यायालय होता है जिसको कोर्ट मार्शल कहा जाता है, इसके दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। किसको? राज्यपाल को। जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त है नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को होगा ही होगा। राष्ट्रपति है, देश का राजा। चलिए आगे देखा जाए, अनुच्छेद 233 के अनुसार राज्यपाल राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण का पदोन्नति कर सकते हैं। ये 233 के अनुसार लिखा गया है कि राज्यपाल क्या कर सकते हैं, जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कर सकते हैं, उनका स्थानांतरण कर सकते हैं, उसकी पदों की उन्नति भी कर सकते हैं, है ना, प्रमोशन जिसको बोला जाता है। तो 233 आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है। चलिए आगे देखा जाए, आपात शक्ति क्या है। आपात शक्ति मतलब इमरजेंसी के समय में उसकी क्या शक्तियाँ होती है। तो देखिएगा, जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है ना कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है राज्य में जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल पा रहा है, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेज देते हैं। बात मतलब प्रतिवेदन मतलब वही बता देते हैं कि अनुच्छेद 356 यह कह सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। राष्ट्रपति आप डायरेक्ट इसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। 356 को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं राज्यपाल की शक्ति। तो राष्ट्रपति शासन 356 है ना। राज्यपाल की स्थिति देखा जाए, स्थिति देखा जाए, राज्यपाल की स्थिति कैसी है, कहाँ पे है। तो यदि हम राज्यपाल के उपर्युक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें, देखें, तो ऐसा लगता है ना कि राज्यपाल बहुत शक्तिशाली अधिकारी है। सही बात है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा अलग होता है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है ना, संसद शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें मंत्री परिषद जो होते हैं वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद जो होते हैं वही ना विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। जैसे लोकसभा जो वहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे है राज्य में भी। अतः वास्तविक शक्तियाँ जो होती है वो मंत्री परिषद को प्राप्त होती है, न कि राज्यपाल को। वास्तविक में देखा जाए तो राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? तो संविधान का प्रमुख होता है वो, बस लिखने पढ़ने ये सब के लिए राज्यपाल होता है, संविधान के लिए प्रमुख होता है। वैसे अंदर से देखा जाए, किंतु असाधारण स्थिति में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। असाधारण स्थिति हो गया तब उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो जाता है। जैसे इमरजेंसी के समय, जैसे 356 हम लोग देखे थे, राष्ट्रपति शासन। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल गणतंत्र दिवस पर उस राज्य की राजधानी में झंडा फहराता है। तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल गणतंत्र दिवस पर, कौन सा दिवस पर? गणतंत्र दिवस पर, न कि स्वतंत्रता दिवस पर। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी उस राज्य की राजधानी में क्या फहराएगा? झंडा फहराता है। ठीक है ना। चलिए बहुत पढ़ लिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। ठीक ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।